वेलकम टू ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस। डाउनलोड करें हमारे ऐप को सभी प्रतियोगितात्मक परीक्षा समाधान के लिए। नमस्कार मित्रों, यूपी स्पेशल में हम लोग उपस्थित हैं आज जो अगले पार्ट को लेकर के। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था मैदानी क्षेत्र के रूप में, हालांकि उसको अभी थोड़ा सा डिटेल आगे और देखा जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो है दक्षिण का पठारी क्षेत्र हम लोग देखते हैं, यानी कि दक्षिणी भाग की तरफ चलते हैं, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की तरफ। ठीक है, तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो है आपका ये वाला हिस्सा हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें इस पठारी क्षेत्र की, तो ये वाला हिस्सा एक पट्टी के रूप में जो है विंध्यन रेंज वाला हिस्सा आ जाता है, जो कि आपका यहाँ पर पड़ता है, जिसे हम बुंदेलखंड के नाम से भी जान सकते हैं, यानी बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र को जो हम बुंदेलखंड भी कहते हैं, हालांकि बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र है ना। और यहीं पर इधर आएंगे तो आपका जो है ये इस साइड में आएंगे तो बघेलखंड पड़ेगा, है ना, बघेलखंड। अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें कुल 11 जिले आते हैं। नमस्कार नमस्कार भाई भूपेन जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बुंदेलखंड में कुल 11 क्षेत्र आते हैं, 11 जिले आपके जो है यहाँ पर बुंदेलखंड में आते हैं। कौन से हैं इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। ठीक है, तो बुंदेलखंड एवं बघेलखंड ये दो क्षेत्र आपके हो गए। बुंदेलखंड एवं बघेलखंड क्षेत्र को मिला करके जो है आपका ये पठारी क्षेत्र बनता है, जो कि आपका दक्षिण भारत का है। ठीक है, दक्षिण उत्तर प्रदेश का है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आपका पड़ जाएगा। ठीक है, इससे सम्मिलित किए जाते हैं। ज्यादातर जो एरिया आपका, ज्यादातर क्या लगभग सभी आप मान के चलिए ये आपके विंध्यन रेंज और जो पठारी क्षेत्र वाला है ये है। अगर हम पठारी क्षेत्र की विशेषताओं की बात करें या पहाड़ी क्षेत्र की विशेषताओं की बात करें तो वहां पर पत्थर शिलाखंड या चट्टानी टुकड़े या कंकड़ पत्थर यही सब आप देखने को पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है नदियों के निक्षेप से बना हुआ मैदानी क्षेत्र लगभग नहीं है। ठीक है, वो हिस्सा आपको यहाँ नहीं मिलेगा, बल्कि पठारी क्षेत्र मिलेगा, है ना। इसके ठीक उत्तर की अगर हम बात करें, इसके ठीक उत्तर में तो आपका गंगा यमुना का ये मैदानी क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, उत्तर में गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र आपका आ जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का अगर हम बात करें तो ये उत्तरी विस्तार हो जाता है, यानी कि यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करें, प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र की, तो इसका ये उत्तरी विस्तार ही हो जाता है। ठीक है, उत्तरी विस्तार हो जाता है। बात क्लियर यहाँ पर है। ठीक है, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र आपका यहाँ और फिर उसके बाद बघेलखंड ये आपका हो जाएगा। कौन कौन से 11 जिले आते हैं इस चीज को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं सीधे आपके यूपी स्पेशल एक मैप में, वहां से हमें पता चल जाएगा कि वो 11 जिले आपके कौन कौन से हैं जो कि आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका जो है दक्षिण का जो है पठारी क्षेत्र आपको मिल जाएगा, ये वाला हिस्सा दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। ठीक है ना, यहाँ पर जिलों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर। ललितपुर आपका ये हो गया एक। ठीक है, झांसी, झांसी हो गया दूसरा। ललितपुर, झांसी, हमीरपुर आप ले लीजिए। ठीक है, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, यहीं पर आप जो है जालौन ले लीजिए, 4 हो गया। ठीक है, कौन कौन से, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट। ठीक है, बांदा यहीं पर आपका आ गया। ठीक है, महोबा, महोबा जो है आपका यही मिल जाएगा। ठीक है ना, हमीरपुर, महोबा आपका यहाँ पर देखिए ये है 6। ठीक है, हमीरपुर यहाँ पर आपका ये 7 आ गया, हमीरपुर। इसके अलावा जो है महोबा, हमीरपुर हो गया, चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट, इलाहाबाद दक्षिणी भाग, चित्रकूट आपका यहाँ पर है। ठीक है ना, 7 के बाद आपका 8 हो जाएगा, इलाहाबाद 9 हो गया। ठीक है, मिर्जापुर 10 हो जाता है और 11 आपका सोनभद्र हो जाता है। ठीक है, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली क्षेत्र भी आपका इसी में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर काउंट करेंगे तो आपका 11 ही है। ठीक है, ज्यादा नहीं है ना। फिर से देख लीजिएगा, आप काउंटिंग फिर से कर सकते हैं। देखिए, ललितपुर, ठीक है, झांसी, ललितपुर हो गया, झांसी, हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर हो गया आपका यहाँ पर, हमीरपुर, हमीरपुर 2 बार शायद काउंट कर लिया गया था, हमीरपुर हो गया। ठीक है, बांदा यही आपका बगल में पड़ जाएगा, बांदा। ठीक है, बांदा,
महोबा, चित्रकूट, ये आपका महोबा दिख रहा है और यहीं पर आपको ये चित्रकूट दिख रहा है ना। इलाहाबाद का दक्षिणी भाग, यानी इलाहाबाद का, ये आपका इलाहाबाद है तो इसका दक्षिणी भाग होगा, ठीक है। इलाहाबाद का दक्षिणी भाग आपका आ जाएगा, दक्षिण पूर्वी भाग भी कह सकते हैं इस क्षेत्र को, ठीक है। ये आपका आ जाएगा मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, ये आपका मिर्जापुर है, यहाँ पर आपका जो है सोनभद्र है और ये आपका जो है चंदौली है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 11 जो है जिले आपके इसके अंतर्गत आते हैं, यानी 11 जिले जो है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत मिल जाएंगे। बात क्लियर है? चलिए, ये बुंदेलखंड पठारी का, यहाँ पर जो है अगर पर्वतीय क्षेत्र की औसत ऊंचाई की बात की जाए, पर्वतीय क्षेत्र की जो है यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र आप जो देख रहे हैं यहाँ पर इस मैप में नहीं है, मतलब अगर हम इसके मैप को फिजिकल निकालें तो आपको वो चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल में हम आए, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जो है फिजिकल मैप है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप ये क्षेत्रों की बात हम लोग कर रहे हैं, जो ये पहाड़ी क्षेत्र आप देख रहे हैं, इतने ये पहाड़ी क्षेत्र जो देख रहे हैं इसकी औसत ऊंचाई, ठीक है, औसत ऊंचाई जो है ये आपकी पड़ जाएगी 300, ठीक है ना, 300 मीटर औसत ऊंचाई जो है आपकी 300 मीटर है। और कुछ पहाड़ियों के यहाँ पर जो ऊंचाई है वो आपकी 600 तक है, ठीक है ना। कुछ की ऊंचाई जो है आपकी है ये आपका 600 मीटर तक है, यानी 300 से लेकर के 600 मीटर, 300 एवरेज है, 300 जो है औसत ऊंचाई है और ये आपका चला जाएगा 600 मीटर तक, ठीक है, ऊंचाई आपको मिलेगी यहाँ पर, यानी कि आपके दक्षिणी पठारी क्षेत्र में, यानी यूपी के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में मिल जाएगी, ठीक है। प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है, प्राचीन चट्टानों, प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र जो आपका ये है, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी भाग जो आपका विंध्यन रेंज जो यहाँ पर है, ये विंध्यन रेंज वाला क्षेत्र है और जो बुंदेलखंड वाला पठारी क्षेत्र है, नमस्कार, ठीक है, इन पठारी क्षेत्र का ही टूट करके जो है अवसाद के रूप में आपका यहाँ पर निर्माण हुआ और पठारी क्षेत्र है भी, खुद भी है, ठीक है। तो ये जो है आपका प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है, प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है जिसमें नीस चट्टाने, प्राचीन ग्रेनाइटिक एवं नीस चट्टाने यहाँ पर प्रमुख हैं, ग्रेनाइटिक एवं नीस चट्टाने यहाँ पर प्रमुख हैं। ज्यादातर क्षेत्र जो ये आपका है वो कंकरीला है, कंकरीला और पथरीला है, ठीक है, कंकरीला और पथरीला आपका ये पड़ेगा, ठीक है, कंकरीला एवं पथरीला जो है आपका ज्यादातर ये आपका क्षेत्र पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, प्रमुख नदी की बात की जाए तो यहाँ पर आप कुछ प्रमुख नदियों को देख भी सकते हैं, हम जूम करके इसको दिखा भी सकते हैं कि जैसे अगर बात करें इधर से तो आपका सिंध जो है, केवल सिंध बात करेंगे, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, ठीक है। कनवारी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कनवारी नदी जो आपकी इधर जा रही है, यहाँ पर अगर हम हाईलाइट करते चले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कनवारी है, चंबल नदी आपकी आ जाएगी, ठीक है ना, चंबल नदी आ जाएगी, बेतवा आ जाएगी, सिंध है आपके यहाँ पर, ठीक है, जवाई है और इसके अलावा धसान है, धसान, बेतवा, जवाई, धसान, ठीक है, बेतवा, जवाई, धसान, ये जो है आपकी यहाँ पर प्रमुख नदियां आपको मिल जाएंगी जो इस क्षेत्र में नदियां आपकी हैं, ठीक है। केन भी आपकी यहीं पर है, केन है, बगैन है ना। और जो है अगर बात करें तो महानदी और सोन नदी भी इसके साथ जोड़ दी जाती है, लेकिन ये आपका इधर नहीं, ठीक है, यहाँ पर जो है हाँ, सोन नदी जो है आपका चली जाएगी ललितपुर सोनभद्र साइड में जो है आपकी चली जाएगी। तो ये जो आपके है प्रायद्वीपीय जो यूपी का जो दक्षिण पठारी क्षेत्र है उसकी प्रमुख नदियां आपकी यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस हिसाब से नदियां जो है आपकी प्रमुख नदियों में आपके चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोन्स, ये सब चीजें नदियां जो आपके यहाँ पे है, ठीक है ना। क्योंकि ये कंकरीला पथरीला क्षेत्र है इसलिए कृषि योग्य ये आपका नहीं है, कृषि योग्य आपका ये नहीं है, कंकरीला पथरीला होने की वजह से कृषि योग्य आपका ये नहीं है। बहुत ज्यादा वर्षा क्षेत्र भी नहीं है, लेकिन एवरेज वर्षा आपकी यहाँ पर होती है, वर्षा जलवायु क्षेत्र में हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है और ज्यादातर जो है यहाँ पर आपको लाल मृदा के नाम लाल मृदा मिलेगी। मृदा चैप्टर में हम लोग जो है इसकी ज्यादा डिटेल की चर्चा करेंगे, कौन सी मार मृदा है, कौन सी कहाँ पे किस तरह की मृदा है, अलग अलग टुकड़ों में उसको तोड़ा जाएगा। फिलहाल लाल मृदा मिलने की वजह क्या है?
प्राचीन जो ग्रेनाइटिक एवं नीस चट्टानें हैं, इन्हीं के विखंडन से जो है आपका ये बनी हुई मृदाएं हैं और इनका कलर जो होता है वो आपका लाल होता है। तो इसलिए ये क्षेत्र जो है आपका लाल मृदा के लिए जाना जाता है। यानी यहाँ पर आपको जो है लाल मृदा देखने को मिलेगी। बात क्लियर है? ठीक है, लाल मृदा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्रमुख फसल, चूंकि कृषि योग्य तो नहीं है लेकिन कुछ फसलें जो है आपकी यहाँ पर हो जाती हैं। मुख्यतः जो फसल होती है वो आपकी दलहन है, ठीक है ना, दलहन। दलहन जो है यहाँ पर मुख्य फसल के रूप में है, ठीक है ना, जिसमें आप देख सकते हैं चना हो गया, अरहर हो गया, ये सब चीजें हैं दलहन में। कुछ तिलहन फसलें होती हैं, दलहन और तिलहन जो है आपके यहाँ पर पैदा की जाती हैं, जैसे सरसों हो गया, लेकिन कहीं कहीं पर जो है या कुछ मात्रा में जो है गेहूं भी उत्पादित कर लिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो एरिया ये आपका है वो दलहन और तिलहन फसलों के लिए जाना जाता है, ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब इस क्षेत्र में जो है बात हमने किया था बुंदेलखंड और बघेलखंड की। तो बुंदेलखंड को आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, लिखा हुआ है, थोड़ा सा आंकड़ा इससे जुड़ा हुआ मैटर है, आपका आंकड़ा है कुछ चीजें, ठीक है ना। तो ये आपका जो है विंध्यन और ये बुंदेलखंड वाला एरिया है, बुंदेलखंड। और इधर आप चले आएंगे यानी कि आपको जो है यहाँ पर आ जाएंगे सोनभद्र क्षेत्र में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपका बघेलखंड भी देखने को मिल रहा है ना, बघेलखंड देखने को मिला है। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से मिल जाता है कि जो सोनभद्र वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो है आपका बुंदेलखंड, ठीक है ना, प्लस बघेलखंड, बुंदेलखंड प्लस बघेलखंड दोनों के क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों के अवशेष जो है या दोनों प्रकार के क्षेत्र जो है आपको सोनभद्र क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस क्षेत्र की उत्तरी सीमा की अगर हम बात करें तो आपका गंगा यमुना हो ही जा रहा है, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र जो आपका उत्तरी सीमा है। और दक्षिणी सीमा की बात करेंगे तो आपका जो है दक्षिण के ये आपकी बेतवा नदी, ठीक है, केन बेतवा, बेतवा नदी जो आपकी ये है, इस नदी से जो है इसकी दक्षिणी सीमा बन जाती है। हालांकि बेतवा नदी को सीमा ना माने तो बेटर होगा क्योंकि वो सीधे मिल जा रही है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का जो है उत्तरी हिस्सा आपका ये हो जाता है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक वेटलैंड की अगर हम बात करें कि कौन सा जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो सर्वाधिक वेटलैंड में जो है आपका सोनभद्र वाला इलाका आ जाएगा। यानी सोनभद्र जो है ये आपका सर्वाधिक वेटलैंड क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। और वो आपका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सोनभद्र क्षेत्र जो आपका यहाँ ये सर्वाधिक वेटलैंड वाला क्षेत्र आपका आ जाता है सोनभद्र का, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियां हैं आपकी यहाँ पर, ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पर। ये कुल जो है आपके यूपी के 3 भागों में डिवाइडेशन रहा। आगे जो है हम लोग जो आपका डिवाइड करने चल रहे हैं जलवायु क्षेत्र, यानी कि जलवायु में हम लोग जो है बात करेंगे, ठीक है, जलवायु में हम लोग बात करेंगे। तो जलवायु की स्थिति थोड़ा सा हम लोग एक मैप से जो है ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। आपकी जो यहाँ पर स्थिति है ये आपका जो है यूपी वाला क्षेत्र है ना, ये जो है आपका यूपी क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है ना। अगर इसकी अवस्थिति देखी जाए, इसकी यूपी की अवस्थिति देखी जाए और कर्क रेखा की अवस्थिति देखी जाए तो ये आपकी जो है यहाँ पर ये कर्क रेखा होके जाती है। तो कर्क रेखा के उत्तर में है, कर्क रेखा के उत्तर में है और सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है, लेकिन उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु आपकी होगी यहाँ पर, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है ना, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु आपकी होगी, है ना। उष्णकटिबंधीय मतलब क्षेत्र जो है आपका गर्म है। नमस्कार भाई, ठीक है। उष्णकटिबंध मतलब गर्म क्षेत्र और मानसून का सीधा सा मतलब है जहां पर हवाएं, सीधी सी बात होती है, मानसून का मतलब जो होता है जहां पर हवाएं जो है 6 महीने एक दिशा में चल रही है तो जस्ट उसके विपरीत दिशा में अगले 6 महीने चलेगी, है ना। 6 महीने एक दिशा में चल रही है तो उसके जस्ट विपरीत जो है 6 महीना में यानी कि उनकी हवाओं की दिशाएं जो है आपकी बदल जाती हैं। तो ये जो है मानसूनी, जैसे
अगर हम शीतकाल की बात करें तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन के रूप में चलती है, यहाँ पर उत्तर पूर्वी पवनें चलती हैं, ठीक है। और ऐसे में जो है स्थल क्षेत्र से सागर की तरफ हवाएं देखने को मिल जाती हैं। वहीं पर अगर ग्रीष्म काल की या वर्षा काल की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं चलना प्रारंभ कर देती है, तो उल्टा हो जाता है ना। तो जो है नमस्कार, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो हवाएं हैं वो आपकी 6-6 महीने पे बदलती रहती हैं, इसलिए जो है उस क्षेत्र को जो है या इस तरह के क्षेत्र को जो है हम मानसूनी जलवायु के अंतर्गत रखते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। इसमें अगर यूपी के जलवायु क्षेत्र को बांटा जाए तो आपको 3 क्षेत्रों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अलग से इस चीज को हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं। यूपी जलवायु क्षेत्र, ठीक है। यूपी जलवायु क्षेत्र, ठीक है। जलवायु या क्षेत्र ना कहें, अभी यूपी जलवायु की ही हम बात करते हैं। पहले क्षेत्र अभी अलग से डिवाइड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है 3 प्रकार की जलवायु पाएंगे, ठीक है। 3 प्रकार की जलवायु आपकी यहाँ पर मिल जाएगी। पहली जलवायु जो आपकी होगी वो ग्रीष्म ऋतु होगी, है ना, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु। दूसरी जो होगी आपकी जो है वर्षा ऋतु होगी, है ना, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु होगी। और तीसरी जो होगी आपकी शीत ऋतु होगी, है ना, शीत ऋतु होगी। ये 3 तरह के जलवायु आपकी यहाँ पर मिलेगी। इन तीनों प्रकार की जलवायु की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको अलग-अलग डिटेल हम लोग देखेंगे, लेकिन इसको भी टुकड़े में तोड़ा जा सकता है। अगर हम वर्षा जलवायु की बात करें, फिलहाल वर्षा की बात करें, ये आपका वर्षा ऋतु, ग्रीष्म में तो गर्मी है और इधर शीतकाल है, यानी कि ठंडी का समय है। लेकिन वर्षा जो है, वर्षा वाली जलवायु जो है, ये आपकी टूट जाती है कुल मिलाकर के 2 भागों में। कौन-कौन सी हो जाती है? आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, ठीक है ना, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। और दूसरी जो आपकी आ जाती है इधर से, ये दूसरी जो आपका है साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, ये आपकी आ जाती है। तो वर्षा ऋतु, अब इसमें डिवाइड करने की वजह क्या है, इसको भी हम लोग थोड़ा-सा देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे। इसमें जो है ये वो क्षेत्र आ जाते हैं जहाँ पर जो है वर्षा ज़्यादा होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी जो है वहाँ पर अधिक देखने को मिलती है, ठीक है? वर्षा यहाँ पर अधिक होती है। अब कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर साधारण वर्षा होती है और किन वजहों से होती है उन क्षेत्रों में, इसकी चर्चा हम लोग देखेंगे या करेंगे, है ना? अच्छा, इसमें सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं आपका ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु को लेके चलते हैं। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु की चर्चा हम लोग करते हैं। इसका जो समय होता है मार्च से जून तक, मार्च से मध्य जून तक हम लोग लेके चलते हैं। कहां से कहां तक? ये आपका हो जाता है मार्च से मध्य जून, है ना, मार्च से मध्य जून तक जो है आपका समय होता है ग्रीष्म काल का, ठीक है। इसमें क्या होता है इसको जान लेते हैं। ग्रीष्म काल ऐसे ही नाम से प्रभावित पता चल जा रहा है कि गर्मी का समय होगा और कर्क रेखा के पास, यानी कर्क रेखा से उत्तर हालांकि हम हैं, लेकिन एक गर्म क्षेत्र होता है। औसत न्यूनतम तापमान, अगर इस क्षेत्र की बात करें यूपी की, उत्तर प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान, ठीक है, ये आपका जो है औसत न्यूनतम तापमान, औसत न्यूनतम तापमान, तापमान, ये जो आपका होगा औसत न्यूनतम तापमान जो यहाँ पर है, 21 से लेकर 23 अंश सेंटीग्रेड होता है। 21 अंशी से लेकर 23 अंशी तक होता है औसत न्यूनतम तापमान। अगर हम औसत जो है अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 से लेकर 39 अंश सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। औसत अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें
तो ये आपका हो जाता है 36 से 39 अंश सेंटीग्रेड। 36 अंश सी से लेकर 39 अंश सी तक जो है औसत अधिकतम तापमान होता है। तो तापमान जो है यहाँ पर अधिक है। तापांतर की अगर हम बात करें, तापांतर जो होता है, और ये तापांतर आपका वार्षिक होगा, ठीक है। तापांतर जो होता है आपका 14 अंश सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तापांतर जो है ये आपका 14 अंश सेंटीग्रेड होगा, है ना। 14 अंश सेंटीग्रेड जो है आपका तापांतर देखने को मिलता है। बात क्लियर है। ग्रीष्म काल में आप यूपी में रह रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि जो है यहाँ पर पछुआ पवन चला करती है, जिसे हम लू के नाम से जानते हैं। पछुआ पवन जो है आपकी ग्रीष्म काल में जो चलती है, इसे हम लू के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम लू के नाम से जानते हैं, यानी कि लू आपका यहाँ पर चला करता है, ठीक। अगर सर्वाधिक गर्मी की बात की जाए, किस क्षेत्र में जो है आपका सर्वाधिक गर्मी पड़ेगी, तो उसके लिए भी जान लीजिए। थोड़ा सा मैप में चलेंगे और गर्मी का आंकड़ा आपको बता देंगे कि सर्वाधिक गर्मी वहां है तो आखिरकार क्यों है। इस चीज को जानने के लिए हम लोग मैप में थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है। तो मैप में जो है स्पेशल यूपी के मैप में हम लोग आते हैं। यहाँ पे आपके सामने यूपी का मैप खुला हुआ है ना। इस जो आपका गर्मी है, आगरा एवं झांसी क्षेत्र, ठीक है। आगरा एवं झांसी, ये आपका जो है झांसी क्षेत्र है, और जो आपका है आगरा इधर आपका पड़ जाएगा आगरा क्षेत्र के रूप में, ठीक है। आपका आगरा, आगरा आपका इधर ही पड़ेगा। इस समय थोड़ा सा, हाँ ये है आगरा, ये आपका पड़ जाएगा। वजह समझिए कि दोनों शीत जो है गर्म क्षेत्र क्यों है। जो पहली बात तो ये झांसी जो है आपका पठारी क्षेत्र है, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। और झांसी, हालांकि मथुरा जो है आपका रेगिस्तानी क्षेत्र है, लेकिन झांसी भी सॉरी ये झांसी जो है आपका पठारी क्षेत्र में आ जाता है, बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र में। और आगरा जो है ये आपका आगरा वाला क्षेत्र जो है ये राजस्थान से जुड़ा हुआ आपका एरिया आ जाता है, कम वर्षा वाला क्षेत्र आ जाता है, और थोड़ा सा इसके बाद का जो है रेगिस्तानी क्षेत्र भी पड़ जाता है। तो कहें तो आपका जो है कुछ अक्षांशीय विस्तार, कुछ वहाँ के मृदा स्थिति, और ये सब मिला करके जो है आपके गर्म क्षेत्र, फिलहाल याद रख लीजिए इस चीज को। झांसी और आगरा जो है गर्म क्षेत्र है। और बुंदेलखंड जो है ये, अगर हम टोटल बुंदेलखंड की बात करें तो ये आपका जो है यूपी का दक्षिणी भाग होगा, और कर्क रेखा के पास वाला एरिया है। कर्क रेखा के पास वाला एरिया है, यानी दक्षिण है आपका यूपी में, कर्क रेखा के पास का क्षेत्र है। तो सर्वाधिक गर्म यानी कि औसत तापमान के रूप में क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक गर्म वाला क्षेत्र आपका ये होगा बुंदेलखंड। अगर जिले के रूप में देखें तो झांसी और आगरा, झांसी और आगरा जो है सर्वाधिक गर्म होगा जिले के रूप में। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसकी यानी कि क्षेत्र के रूप में, तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो है औसत तापमान यहाँ पर अधिक मिलेगा। बात क्लियर है, औसत तापमान यहाँ पर अधिक मिलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे कम गर्मी की बात करें तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बरेली क्षेत्र में, उत्तर में चले जाएंगे, ठीक है। बरेली क्षेत्र में जो है सबसे कम जो है आपकी गर्मी मिलेगी, बरेली, ठीक है। बरेली क्षेत्र में जो है आपको सबसे कम गर्मी मिलेगी। तो 3 आंकड़े आप याद रखिएगा। पहला, सबसे अधिक गर्मी यानी सर्वाधिक गर्मी झांसी एवं आगरा क्षेत्र में, और दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है क्षेत्र वाइज अगर गर्मी की बात करें तो बुंदेलखंड जो है आपका सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र होगा। और तीसरी बात अगर हम बात करें यहाँ पर जो है सबसे कम गर्मी के लिए, तो सबसे कम गर्म क्षेत्र जो है वो आपका पड़ जाएगा बरेली, ठीक है ना। अच्छा, सर्वाधिक वर्षा अगर बात करें, फिलहाल आंकड़ा हम लोग वर्षा के आधार पर उसमें देखेंगे यहीं पर, ठीक है। वर्षा ऋतु में बात करेंगे, फिलहाल इतना जो है आपका ये ग्रीष्म ऋतु यानी कि ग्रीष्म ऋतु के समय की बात रही। अब जो हम चलते हैं वर्षा के आधार पर जलवायु, ठीक है। वर्षा के आधार पर जलवायु, ठीक है ना। दूसरा आपका होगा वर्षा के आधार पर जलवायु। ये यहाँ पर हम लोगों ने जो आपका डिवाइड किया है,
यानी कि दूसरा भाग जो आपका वर्षा ऋतु के आधार पर जलवायु। चलिए देखते हैं वर्षा ऋतु के आधार पर जलवायु। वर्षा ऋतु दो भागों में बांटा गया है, लेकिन उससे पहले जो है नमस्कार भाई प्रज्ञान जी, नमस्कार। उससे पहले जो है हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं वर्षा को यहाँ पर, ठीक है। दो भागों में तो डिवाइड किया गया है, ये अलग बात है, कुछ पॉइंट उससे पहले की चर्चा कर लेते हैं। जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक, यानी ये आपका जो समय है जून के अंतिम सप्ताह से, ठीक है, सप्ताह से अक्टूबर तक, ठीक है, अक्टूबर तक का आपका समय इसमें रखा जाता है। जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक का समय आपका इसके अंतर्गत रखा जाता है, जो कि आपका वर्षा काल के रूप में आप जान सकते हैं। मानसून का जैसा आपको पता ही है कि 15 जून आते आते ये विचार होने लगता है कि भाई मानसून अब आ जाएगा, है ना। तो जून में आपका मानसून आ जाता है, यानी मानसून का प्रवेश जो है जून माह के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में। कब मानसून का प्रवेश होता है? तो जून माह के तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह, तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में जो है यूपी में मानसून प्रवेश कर जाता है। जून माह के तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में जो है आपका मानसून प्रवेश कर जाता है। अगर सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए तो सर्वाधिक वर्षा जो है जुलाई अगस्त में होती है, ठीक है। जुलाई अगस्त में जो है सर्वाधिक वर्षा होगी, है ना, सर्वाधिक वर्षा होगी। जब हम वर्षा की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैप में चल करके वर्षा की स्थिति का आकलन कर लें, फिर बाकी तथ्य को देखें तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम एक भारत का मैप निकालते हैं और वहां पर समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका जो है ध्यान से समझिएगा कि वर्षा कैसे यूपी को प्रभावित करती है, यूपी में वर्षा कैसे प्रभावित होती है, इस चीज को जो है आप समझने का प्रयास करिए। ये यूपी वाला एरिया है ना। वर्षा के लिए सबसे जरूरी होता क्या है? जल की मात्रा, ठीक है। वर्षा के लिए सबसे जरूरी होती है जल की मात्रा, यानी वायु में नमी होनी चाहिए, वायु में आर्द्रता आपकी होनी चाहिए, ठीक है। वायु में आर्द्रता होगी तभी जाकर के जो है वर्षा आपकी हो पाएगी। और आर्द्रता के साथ साथ अगर वायु में आर्द्रता हो और वो बहती हुई वायु चली जाए, दूर निकल जाए, तो उस क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी। वर्षा होने के लिए जरूरी है उस आर्द्रता का संघनन भी हो, यानी वायु का संघनन हो, 100% आर्द्रता हो, जल की वाष्प जो है वो जल की बूंदों में बदले और वो नीचे गिरे। इसके लिए जरूरी क्या है? या तो वो हवा खुद ऊपर उठ जाए और ठंडी होकर के संघनित हो जाए और संवहनी वर्षा कर दे, मतलब या तो हवा जो है ऊपर उठे किसी कारणवश और संघनित हो, और संघनित होकर के 100% आर्द्रता हो और वर्षा कर दे। या फिर दूसरी चीज हो, जा रही हो और मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाए, अवरोध के सहारे ऊपर उठ जाए, यानी हवा जो है ये आपका जा रही हो और बीच में अवरोध उत्पन्न हो जाए, अवरोध के सहारे ऊपर उठे और ऊपर उठ करके जो है 100% आर्द्रता हो, बादल बने और वहां पर झम करके जो है वर्षा हो जाए, नहीं पर्वतीय वर्षा हो। या भाई चक्रवात की स्थिति आ जाए, चक्रवात बन जाए, वहां पर निम्न वायुदाब केंद्र हो, बाहर से हवाएं आए और जो है एक चक्रवाती रूप ले ले तो भी हवा जो है ऊपर उठेगी और ठंडी होकर के आर्द्रता 100% होगी, संघनित होगी और वर्षा होगी। ये चीजें चाहिए। कहने का मतलब ये, तो वर्षा का निर्धारण करने में हमारा जो है ये हिमालयी क्षेत्र बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कारण जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं यहाँ से चलती हैं, ध्यान दीजिएगा, जो मानसूनी हवाएं आपकी इधर से चलती हैं सागरी क्षेत्र से, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं, ये हवाएं जो हैं आपके आगे बढ़ने के क्रम में पहली बात तो यहाँ पर जो है देखिए दो स्थितियां होती हैं। एक तो जेट पवन चला करती है ऊपरी हिस्से से, ऊपरी हिस्से से गर्म जेट पवन भी चला करती है, मानसून में आप लोग देख सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है, जेट पवन चलती है। तो ये जेट पवन जो होती है वो गर्म होती है। जैसे ही ये हवाएं हमारे मैदानी क्षेत्र में पहुंचती हैं, यूपी के मैदानी क्षेत्र में जाती हैं, वैसे ही, वैसे तो इधर भी ये प्रक्रियाएं होती है, मतलब हम यूपी की वर्षा कर रहे हैं तो यहाँ पर यूपी पर फोकस ज्यादा कर रहे हैं, है ना। तो ये जेट पवनें जो है इन जो है हवाओं को, जो सतही हवाएं हैं, आर्द्र हवाएं हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में आए हैं, इन हवाओं को जेट पवनें जो ऊपर गर्म हवा चल रही होती है,
इसको अपने ऊपर की तरफ खींच लेती हैं और जैसे ही ये हवाएं ऊपर जाती हैं, संघनित हो जाती हैं और संवहनी वर्षा हो जाती है। मैदानी क्षेत्रों में संवहनी वर्षा आप देख सकते हैं, ठीक है। मैदानी क्षेत्र में यूपी के संवहनी वर्षा हो जाती है। वहीं पर दूसरी स्थिति ये देखी जाती है, आपका यहाँ पर शिवालिक श्रेणी है ना। ये शिवालिक श्रेणी है जिसे आप वाय हिमालय भी कहते हैं। तो जब ये हवाएं आपकी वाय हिमालय यानी शिवालिक श्रेणी से जाकर टकराती हैं, यहाँ पर शिवालिक श्रेणी से टकराती हैं, तो इस पर्वतीय क्षेत्र से टकरा करके ये ऊपर उड़ जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्र से टकरा करके ये हवाएं आपकी ऊपर उठ जाती हैं और ऊपर उठ करके इन क्षेत्रों में जो आपका इस शिवालिक श्रेणी से लगा हुआ क्षेत्र है, ये वाली बेल्ट जिसे कि आप जो है अलग नाम से जान सकते हैं, इस वाली बेल्ट को, इस बेल्ट में जो है पर्वतीय वर्षा के रूप में कर देती है वर्षा, ठीक है। पर्वतीय वर्षा के रूप में यहाँ पर वर्षा हो जाती है। बात क्लियर है? तो इसीलिए इससे पहले जो हम लोगों ने चर्चा किया था पर्वतीय क्षेत्र की, यानी कि आपका जो है तराई और भाबर क्षेत्र की जब हम चर्चा किए थे, तो वहां बताया था तराई क्षेत्र में वर्षा इस तरीके से होती है, ठीक है। तो पर्वतीय वर्षा होने की वजह से तराई क्षेत्र और भाबर क्षेत्र, आप पिछली क्लास ना देखे हो तो देख लीजिएगा, पड़ी हुई है वीडियो, ठीक है। ये आपका जो यूपी का उत्तरी हिस्सा भाबर और फिर उसके बाद उसके लगा हुआ हिस्सा जो तराई क्षेत्र है, यहाँ पे इस शिवालिक श्रेणी के चलते जो है पर्वतीय वर्षा हो जाती है और इस पर्वतीय वर्षा से जो है इस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा हो जाती है। यदि यूपी का तराई क्षेत्र और भाबर क्षेत्र जो है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो जाता है, स्पेशली हम बात करते हैं तराई क्षेत्र की, ठीक है। तो तराई क्षेत्र में जो है आपकी सबसे अधिक वर्षा हो जाती है। यहाँ पर भी एक चीज ध्यान में रखना होगा, एक चीज यहाँ पर भी ध्यान में रखना होगा कि आप जो है यहाँ सागरीय क्षेत्र से आगे बढ़ रहे हैं और सागरीय क्षेत्र से आगे बढ़ने के क्रम में आप कहाँ जा रहे हैं, ये आपका दक्षिण पूर्व हवा, दक्षिण पश्चिम हवाएं हैं, ठीक है। तो ये हवाएं जा रही हैं आपके उत्तर पश्चिम की तरफ, उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इधर पश्चिम पड़ेगा इधर उत्तर पड़ेगा, उत्तर पश्चिम की तरफ जा रही है। तो एक क्वेश्चन आपका चर्चित आता है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर पश्चिम की तरफ जाने पर जो है वर्षा की मात्रा घटती है, कथन देता है, ठीक है ना, कथन देता है। वजह क्या है भाई, जैसे जैसे हम उत्तर पश्चिम की तरफ जाएंगे वैसे वैसे सागरीय क्षेत्र से दूर होते जाएंगे और स्थलीय क्षेत्र में ये हवा धीरे धीरे वर्षा करती हुई आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे ये जो हवा चल रही है ये वर्षा करते हुए आगे बढ़ रही है। तो पता चला यहाँ तक जलवाष्प जो है बहुत कम हो जाती है, उत्तर पश्चिमी भाग में जो है जलवाष्प बहुत कम हो जाती है। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो और आगे आप ऊपर चलिए, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में और भी वर्षा कम हो जाती है। तो लद्दाख जो है आपका, जो कि आपका जम्मू कश्मीर के बगल में जो आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, वहां पर जो है भारत की सबसे कम वर्षा हो जाती है। यानी जैसे जैसे इस क्षेत्र में हम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा जो है आपकी घटती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर वर्षा की मात्रा जो है घटती जाती है। यानी यूपी में भी वर्षा की मात्रा का अगर हमें डिवाइडेशन करना होगा तो तराई क्षेत्र और भाबर क्षेत्र को एक बेल्ट में हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी स्पेशल यूपी के मैप में हम थोड़ा सा देख लेते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वर्षा के रूप में अगर हमें यूपी में डिवाइड करना होगा तो इस तराई वाले और भाबर वाले क्षेत्र को जो है हमें एक बेल्ट के रूप में रखना पड़ेगा, है ना। इसको जो है हमें एक बेल्ट के रूप में रखना पड़ेगा जहां पर कि अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बेल्ट जो बनेगी वह आपके मध्य मैदानी क्षेत्र की बनेगी। लेकिन इसमें भी इसमें भी जो है तीसरी बेल्ट तो आपका ये क्षेत्र पड़ जाता है, लेकिन इसमें भी हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। यानी सबसे ज्यादा वर्षा आपके इस तराई क्षेत्र में होगी, उसके बाद इधर से बढ़ते हुए तराई क्षेत्र की वर्षा होगी और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा जो है आपके इस पूर्वी मैदानी क्षेत्र में होगी और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे घटती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी वर्षा घटेगी तराई क्षेत्र में, सबसे ज्यादा वर्षा आपका इस क्षेत्र में होगी तराई क्षेत्र में, और इधर भी हम चलेंगे तो इधर वर्षा कम हो जाएगी। जैसा कि जानते हैं आप मथुरा क्षेत्र में जो है आपकी वर्षा बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो और इधर बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी। वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी, ठीक है। पठारी क्षेत्र में भी इधर की वर्षा अधिक होगी, ऐसे ऐसे जैसे बढ़ते जाएंगे कम होती चली जाएगी।
मेन लॉजिक यहाँ पर है उत्तर पश्चिम की तरफ हम बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा यहाँ पर घटेगी। ठीक है, और अगर हम सर्वाधिक वर्षा इस हिसाब से देखें तो आपके तराई क्षेत्र गोरखपुर, ठीक है, तराई क्षेत्र जो है जिसमें कि आपका गोरखपुर और वो भी आपका पड़ जाता है पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, ये वाला आपको याद है, यहाँ पर ये गोरखपुर क्षेत्र है। ठीक है ना, तो ये कहाँ पड़ जा रहा है, यूपी का पूर्वी और तराई हिस्सा दोनों यहाँ पर जुड़ा हुआ, तराई क्षेत्र का पूर्वी और खुद पूर्वी हिस्सा है। इसलिए इस क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है, 184.7 सेंटीमीटर। ठीक है, 184.7 सेंटीमीटर जो है वर्षा गोरखपुर में होती है, जो कि आपका सर्वाधिक है। और यही चीज अगर हम इससे बैक साइड चलें, पश्चिम साइड में बढ़ते चलें, तो एक तो रेगिस्तानी क्षेत्र और दूसरे जो है यहाँ आपका पश्चिम चले आएंगे तो आपका मथुरा क्षेत्र, जो कि आपका रेगिस्तान, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र से भी जुड़ जाता है। तो मथुरा में जो है सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है, 54.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 54 जो है 4 सेंटीमीटर जो है आपका यहाँ पर वर्षा हो जाएगी मथुरा क्षेत्र में। ठीक है, मथुरा क्षेत्र में 54.4 सेंटीमीटर वर्षा हो जाएगी। और सर्वाधिक वर्षा की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त में देखने को मिलेगी, ये आपकी रही। इसके बाद जो है वर्षा के आधार पर हमें जलवायु का डिवाइडेशन करना है, जिसको कि हम लोग कल करेंगे। और आपको बता दें कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति टीजीटी पीजीटी दे रहा हो, टीजीटी की क्लास दे रहा हो, तो टीजीटी के लिए जो है टीजीटी के लिए जो है क्लास हमारी चालू हो रही है, जिसमें आप जो है भूगोल सब्जेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भूगोल। और जहां तक उम्मीद है कि ये क्लास जो है आपकी ऐप्स पर होगी, ठीक है, ऐप्स पर दी जाएगी, है ना। तो भूगोल की है और इसके अलावा इतिहास की आपकी टीजीटी की मिल जाएगी, इतिहास की मिल जाएगी और हिंदी आपकी मिल जाएगी। पॉलिटिक्स की विचार अभी चल रहा है, यानी राजनीति विज्ञान के विचार चल रहे हैं उसी क्लास देने के लिए। गृह विज्ञान पर भी विचार आपका चल रहा है कि क्लास उसकी दी जाए। ठीक है, तो ये आपकी टीजीटी की क्लास होगी जो कि निम्नतम चार्ज पर होगी, हालांकि फ्री नहीं है, ऐप्स पर होगी, थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा। पीडीएफ नोट्स भी दी जाएगी, उसमें टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी, वीकली टेस्ट भी आपका उसमें चलेगा। ठीक है, जल्द ही आपकी प्रारंभ हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है चैनल पर सर्च कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 96 96 83 9809 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सूचना ज्यादा ले सकते हैं। इसकी जानकारी कैसे क्या होगा, रजिस्ट्रेशन क्या होगा, इसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी टीजीटी क्लास से। और अगर आप समीक्षा अधिकारी की क्लास करना चाहते हैं, समीक्षा अधिकारी, या फिर आप जो है पीसीएस 2021 की बात करें या आईएएस की बात करें, तो इसके लिए भी बैच आपकी जल्द ही चालू हो जा रही है। ये भी जो है बहुत माइन्यूट चार्ज पर होगी, ना के बराबर चार्ज लिया जा रहा है। पीडीएफ नोट्स और वीकली टेस्ट सीरीज आपकी इसमें भी चलेगी। ठीक है, तो ये सब क्लासेज हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग जो है फिर अगली क्लास में। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग फिर उपस्थित होते हैं कल इसी समय यूपी की क्लास लेकर के, जो है सुबह 9 बजे। ठीक है।